जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआंग के साथ फाइट करते हुए यूशिन का थंडर फॉर्म और ट्रू फायर फॉर्म ये दोनों भी डिस्ट्रॉय हो गए। इतना ही नहीं, शुआंग तो यूशिन को मारने की काफी ज्यादा करीब थी, मगर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। हालांकि तब तक यूशिन वहाँ से भाग चुका था। यूशिन ने अपने इमोशंस के जरिए रियलिटी और इमेजिनेशन को कनेक्ट करने की वजह से उसकी मेमोरीज लॉस्ट हो गई और इसी हालत में वो लगभग 3 सालों तक भटकता रहा, जिसके बाद वो नानजोंग सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पर दूसरी कंट्री से आया हुआ रॉयल मैसेंजर उसे मारने ही वाला था कि तभी प्रिंसेस रुआन ने उसे अपना हस्बैंड बताकर बचा लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रुआन के पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यूशिन एकदम खामोशी से बैठा हुआ था। उसने ना ही रुआन को पहचाना और ना ही उसे ये याद था कि वो खुद कौन है। रुआन उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़ों का नया सेट बनवाया, मुझे लगा नहीं था कि ये तुम पर इतना फिट आएगा। यहाँ पर रुआन बस उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहती थी, मगर यूशिन इस पर कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो उससे पूछता है, सच बताओ क्या वाकई में मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? प्लीज मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। रुआन को तो उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उससे कहती है कि हस्बैंड वाली बात भूल जाओ, तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारा नाम है यूशिन और तुम हेवनली कोर्ट के होली लॉर्ड हो। यूशिन तो अपना ही नाम सुनकर काफी ज्यादा चौंक गया और उतने में रुआन के फादर गुस्से में वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रही थी, रुआन बताओ ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, हर तरफ बस यही अफवाही है कि तुमने एक भिखारी को अपना हस्बैंड बनाया। अब मुझे बताओ कि मैं लोगों का मुंह कैसे बंद करूंगा। और उतने में उनकी नजर पड़ी यूशिन पर। यूशिन की मदद की वजह से आज वो एक एम्परर है, इसलिए उनका गुस्सा तुरंत ही ठंडा हो गया। हालांकि इस मैटर को सॉल्व करना भी जरूरी था, इसलिए वो रुआन से कहती कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जल्दी से बाहर आ जाओ। अब बाहर आने के बाद वो रुआन से कह रही थी कि मैं ये बात जानता हूँ कि इस इमॉर्टल ने हमारी लिव फैमिली की जान बचाई, उसी की वजह से मैं यहाँ का रूलर बना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बंदा मेरी इज्जत के साथ खेले। तुम्हारी रेपुटेशन मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे मैं भी दाव पर नहीं लगाऊंगा। तो रुआन अपने फादर से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं आपकी इज्जत उछालना नहीं चाहती थी, लेकिन यूशिन को बचाने का मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। दरअसल दूसरी कंट्री का मैसेंजर डाउलिंग उसकी जान लेने वाला था। अगर मैं ये सब नहीं बोलती तो शायद यूशिन मारा जाता। जो सुनकर एम्परर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इस पर क्या जवाब दिया जाए। रुआन ने जो भी किया था वो बस यूशिन को बचाने के लिए, तो वो अब अपनी बेटी को समझाने लगे कि यूशिन हेवंस का एक इमॉर्टल है। इतना ही नहीं, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। अगर तुम वाकई उसके ख्वाब देख रही हो तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगी कि फादर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रुआन अपनी बाउंड्रीज को जानती है। फिलहाल तो मुझे बस यूशिन की मेमोरीज को वापस लाना है, उसे तो कुछ भी याद नहीं कि वो खुद है कौन। तो प्लीज आप उसके लिए कोई क्योर ढूंढे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जिस पर उसके फादर कहते हैं, ठीक है अब तुम अंदर चल जाओ, बाकी का सब मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके लिए एम्परर जरा भी खुश नहीं थे, मगर वो बेबस होकर कहने लगे कि शायद यही किस्मत को मंजूर था, पता नहीं अब मेरी रुआन का क्या होगा। वहीं पर रुआन भी इसी बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि यूशिन की मेमोरीज जैसे रिकवर हो जाएगी वो यहाँ से चला जाएगा। उसे ये भी डर था कि शायद 100 सालों के बाद यूशिन इसके बारे में सब कुछ भूल जाए और फिर वो खुद को ही समझाने लगी कि मैंने तो बस इस मोमेंट को चेरिश करना चाहिए। यूशिन फिलहाल मेरे साथ है, वो अभी तक यहाँ से गया नहीं, तो मैंने उसके साथ बीतने वाले हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद वो अपना ग्यूकिन प्ले करती है और इस प्यारी सी धुन को सुनकर कुछ परिंदे भी उसके पास पहुँच गए। यूशिन भी इस धुन को सुन रहा था और तभी अचानक से वो होश में आ गया। उन लोगों से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। उसके सवाल सुनकर रुआन भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। उससे पूछ रही थी कि बाप रे इतनी जल्दी तुमने अपनी मेमोरीज को रिकवर भी कर लिया। और फिर अचानक से यूशिन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। रुआन समझ गई थी कि ग्यूकिन की धुन से उसे होश आया था और फिर जैसे उसने ग्यूकिन प्ले करना बंद कर दिया उसे तकलीफ होने लगी। दरअसल शुआंग ने ये धुन रुआन को सिखाई थी और शायद इसी वजह से ये धुन सुनते ही यूशिन की मेमोरीज वापस आने लगी। इसलिए रुआन दोबारा से ग्यूकिन प्ले करना शुरू कर देती है और उसकी आवाज सुनते ही यूशिन दोबारा से शांत होने लगा। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड टियान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो एक मामूली सी धुन है, मगर फिर भी ये यूशिन पर असर कर रही। तभी होली लॉर्ड डोंगफिंग ने बताती है कि ये कोई मामूली सी धुन नहीं बल्कि ये तो 9 नेदरवर्ल्ड की इमॉर्टल ट्यून है, जिसका यूज इमॉर्टल्स को अवेकन करने के लिए किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ यूशिन को ये लोग बता देते हैं कि वो लगभग 3 सालों से नॉर्दर्न रीजन में भटक रहा है। यूशिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 3 सालों तक उसकी मेमोरीज वापस क्यों नहीं आई और आज बस एक मामूली सी धुन सुन के उसने अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लिया। साथ ही साथ यूशिन उस बैटल को याद करता है जब उस व्हाइट कपड़े वाली लड़की ने उस पर अटैक किया था। यूशिन कह रहा था कि उस बंदी ने मेरे हेवनली थंडर और ट्रू फायर फॉर्म
फॉर्म दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे लगता है कि इसी इंसिडेंट के बाद मेरी कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर यूशन पूरी तरह से गलत था। उसके कॉन्शियसनेस के लॉस्ट होने की वजह वो बैटल नहीं थी, बल्कि उसने एम्परर की एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था और ये सब उसी की बैकफायर है। यूशन सोचता है कि 3 सालों तक गायब रहना कोई मामूली सी बात नहीं। मेरे हेवनली कोर्ट के लोग मुझे लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे, तो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए रोआन को बताने लगा कि मैं अपनी हेवनली कोर्ट से लगभग 3 सालों तक दूर था। पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या हाल हुआ होगा, इसलिए मुझे जल्दी से वापस जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। तुम्हारी इस मेलोडियस ट्यून से ही मेरा कॉन्शियसनेस अटैच्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए रुआन को अपने साथ मेंशन से बाहर लेके आ गया। उससे कह रहा था कि रास्ते में बिल्कुल भी इस धुन को बंद मत करना, और हाँ, अगर तुम थक गई तो बस मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं हम दोनों के लिए एक सेफ जगह ढूंढ लूंगा। तो चलो फिर, हेवनली कोर्ट मेरा इंतजार कर रहा है। अब जैसे यूशन फ्लाई करने की कोशिश करता है, वो सीधा मुंह के बल पटक गया। रुआन भी घबराकर उससे पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? तो यूशन अपनी नाक को ठीक करते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फ्लाई क्यों नहीं कर पा रहा। शायद मैंने गड़बड़ी में किसी गलत पोस्चर का यूज किया होगा। जिसके बाद वो फ्लाई टू द स्काई टेक्निक का यूज करने लगा। वेल, वही मूव है जिसका यूज करके सभी मॉर्टल फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूशन सही पोस्चर के साथ भी इस मूव का यूज नहीं कर पा रहा था। वो तो बस फ्लाई टू द स्काई बोल बोल के जंप लगाने लगा। तो सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद मैंने अपने डाउ प्रिंसिपल को डैमेज किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल हो गई हो। खैर कोई नहीं, मैं अभी जिंग चेन को बुला लेता हूँ। अब तो उसकी पीठ पर बैठ के ही मुझे हेवनली कोर्ट जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो जिंग चेन को जोर जोर से आवाजें देने लगा, मगर जिंग चेन का उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं पर हम देख पाते कि रुआन की उंगलियां उस ग्यूकिन की स्ट्रिंग की वजह से कट रही है, मगर फिर भी वो उसे प्ले किए जा रही थी। इधर यूशन जिंग चेन पर चिल्ला रहा था कि तुम हमेशा बस सोते रहते हो, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम जवाब भी नहीं दे रहे। बस एक बार मैं हेवनली कोर्ट वापस आ जाऊं, फिर तो तुम्हारी लाते मार मार के ही जान ले लूंगा। वहीं पर यूशन देखता है कि रुआन को भी चोटें लग रही है, तो उसे अब जल्दी से हेवनली कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और उसी वक्त यूशन को याद आता है कि अरे उसके पास तो एक हेवनली पपेट भी है, तो उसने जल्दी से जी शुआन को समन कर लिया। उसके बाहर आते ही कह रहा था, चलो अब हमें हेवनली कोर्ट के लिए निकलना है। तो जी शुआन भी अकेले ही हेवनली कोर्ट की तरफ रवाना हो गई। साथ ही उस पर यूशन का जो मार्क सेटअप था वो भी अपने आप वैनिश हो गया, यानी कि अब यूशन उसे ऑर्डर नहीं दे सकता था। और ये सब देखकर यूशन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो वापिस कैसे जा पाएगा। एक तो ना फ्लाई कर सकता है, ना ही उसका डाउ फॉर्म उसका जवाब दे रहा था, और अब उसकी आखिरी उम्मीद जी शुआन भी अकेले ही हेवनली कोर्ट की तरफ रवाना हो गई। इसलिए बेचारे यूशन ने तो इरिटेट होकर रोना ही शुरू कर दिया। इधर रुआन भी अब काफी ज्यादा थक चुकी थी, साथ ही साथ उसकी फिंगर्स पर भी कट पड़ गए, जिसके चलते अब वो ग्यूकिन प्ले नहीं कर पा रही थी। और ऐसा होते यूशन को दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो देख इन सभी को टेंशन आने लगा। तभी रुआन की सर्वेंट शाओ से कहती कि मैं कब से ये धुन सुनती आ रही हूँ, जिसके चलते ये मुझे पूरी तरह से याद हो चुकी है, तो प्लीज आप मुझे इसे प्ले करने दीजिए। हम दोनों मिलकर इसे काफी लंबे समय तक प्ले कर सकते हैं। तब तक यूशन भी हेवनली कोर्ट जाने का कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेगा। इसलिए शाओ ने ग्यूकिन को प्ले करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि अब वो धुन यूशन पर कोई असर नहीं दिखा रही, जो देख लॉर्ड टियान भी थोड़े से परेशान हो गए। वो कहते हैं कि अभी तक तो ये धुन एकदम सही से काम कर रही थी, फिर अचानक से ये क्या हो गया। जिस पर डोंगफिंग बताती है कि 9 नेदरवर्ल्ड इमॉर्टल ट्यून ऐसे ही काम नहीं करती, इसके लिए दिल में इमोशंस होना भी जरूरी है। रुआन के दिल में यूशन के लिए फीलिंग्स हैं, वो इस बंदे को पसंद करती। यही वजह थी कि उसने प्ले की हुई धुन ने यूशन की कॉन्शियसनेस को अवेकन कर दिया। वहीं पर उसकी सर्वेंट शाओ के दिल में यूशन के लिए कोई इमोशन नहीं, इसलिए यूशन पर भी उसकी ट्यून का असर नहीं हो रहा। डीप इमोशन होने की वजह से ग्यूकिन का साउंड अवेकन हो सकता है। इन्हीं इमोशंस की वजह से तो यूशन रियलिटी और इल्यूजन में फंस चुका है, तो अब इमोशन से उसे सफरिंग से आजाद कर सकते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि रुआन ने दोबारा से ग्यूकिन को प्ले करना शुरू कर दिया है, और इस बार यूशन दोबारा से स्टेबल हो गया था। वो शाओ से कहता है कि पता नहीं तुम्हारी धुन का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। वहीं पर रुआन की धुन से मैं एकदम से शांत हो जाता हूँ। तो शाओ से बताने लगी कि प्रिंसेस के हाथ बुरी तरह से कट चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक इस धुन को प्ले कर पाएगी। वहीं पर यूशन को भी अब रुआन के लिए बुरा लग रहा था, तो रुआन से कहने लगा कि क्या तुम यहाँ पर किसी कल्टीवेटर को बुला सकती हो? मैं तो हेवनली कोर्ट नहीं जा सकता, मगर उस बंदे के पास मैं अपना संदेशा तो भेज ही सकता हूँ, ताकि हेवनली
कोर्ट के लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाए। मेरा उन्हें ये बताना जरूरी है कि मैं महफूज हूँ। जिस पर रुआन कहने लगी कि ये तो एक मॉर्टल रेल्म है, यहाँ पर तो कल्टिवेटर्स को एज अ गॉड माना जाता है। हमारे इस पूरे राज्य में तो बस हमारे इंपीरियल एडवाइजर ही एक कल्टिवेटर है, मगर आप उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वो कल्टीवेशन की काफी लो लेवल पर है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें फ्लाइंग टेक्निक पता होगी, यानी कि आपका संदेशा पहुंचाने में हमें ढेर सारा वक्त लगेगा। तो यूशिन उससे कहता है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। अब यूशिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो देखता है कि वो बंदी इतनी घायल होने के बावजूद भी बस यूशिन के लिए धुन प्ले की जा रही थी। वो उससे कह रहा था कि पहले तुम अपनी फिंगर्स को हील कर लो, मैं तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ में देख नहीं सकता। जो सुनते साथ रुआन ने ग्यूकिन प्ले करना बंद कर दिया। वो यूशिन को अपनी इतनी करीब आने नहीं देना चाहती थी। अब थोड़ी देर में वहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर पहुँच जाते हैं। वेल, इनका नाम था लीशा और इस पूरे रीजन में ये बस एक लौते कल्टीवेटर हैं। उनके वहाँ आते ही उन्होंने प्रिंसेस को बाहर आने की रिक्वेस्ट की और तभी वो देखते हैं कि एक बंदा सीधे मेंशन में एंटर करने वाला है। तो उन्होंने सीधा यूशिन पर हमला कर दिया क्योंकि इन्होंने पहला कभी यूशिन को नहीं देखा था। तो उन्हें लगा कि कोई प्रिंसेस को मारने आया होगा। तब तक यूशिन ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उनके अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर दिया, जिसके चलते लीशा दूर पुश हो गए थे। वो तो तुरंत ही समझ गए कि ये बंदा एक कल्टीवेटर है, इसलिए वो अपनी सोर्ड को समन करते हुए यूशिन से पूछने लगे कि बताओ तुम प्रिंसेस के मेंशन में क्यों जाना चाहते थे? मेरे होते हुए तुम हमारी प्रिंसेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके बाद उसने यूशिन पर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे यूशिन काफी आसानी से डॉज कर रहा था। जो देख लीशा ने यूशिन पर मल्टीपल स्लैश अटैक रिलीज कर दिए। हालांकि यूशिन उन सभी को अपनी पावरफुल एनर्जी से ब्लास्ट किए जा रहा था और फिर उसके एक ही काउंटर अटैक में लीशा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक जाता है। अब यूशिन यहाँ से अंदर जाने वाला था कि तब लीशा एक बार फिर से उठकर उस पर अटैक करने लगा। हालांकि यूशिन ने अपने पंच के जरिए उसके पहले अटैक को तो काउंटर कर दिया। जो देख वो बंदा अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसकी सोड एक हेवी सोड में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा यूशिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। हालांकि यूशिन बस अपने एक छोटू से एनर्जी स्पार्क से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतना ही नहीं, इस क्लैश में तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जो देखते ही लीशा समझ गया कि वो इस बंदे को हरा नहीं सकते और उसी वक्त तो देख पाते कि यूशिन सीधा अपना पंच लेकर उन पर अटैक करने के लिए जा चुका है, मगर वो बंदा बिल्कुल भी उसके सामने से नहीं हिलता। वो यूशिन के हाथों मरने के लिए तैयार था, मगर वो ये देखकर हैरान हो गए कि इस बंदे ने उन पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि अगर वो चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था। तभी यूशिन उन्हें बताने लगा कि इस ह्यूमन रेल्म की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, इसके बावजूद भी आपने मेरे जैसे स्ट्रॉन्गर अपोनेंट का काफी अच्छे से मुकाबला किया। सच बताओ तो आपके इस कॉन्फिडेंस को देखकर ही मैं इम्प्रेस हो गया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप एक बहादुर बंदे हो। और उतने में ही शाओ मेंशन का डोर ओपन कर देती है। दरअसल इस सारा गेम लीशा की एबिलिटी को चेक करने के लिए सेटअप किया गया था और लीशा उसमें पूरी तरह से खरे उतरे। वो प्रिंसेस से कहते हैं कि मुझे तो लगा था ये बंदा आपको मारने आया होगा, लेकिन ये तो आपका दोस्त निकला। तभी रुआनो ने कहने लगी कि सीनियर, हमें आपसे एक मदद चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसके लिए मना नहीं करोगे। तब तक यूशिन ने भी अपनी ड्रैगन सोर्ड को समन कर लिया। वो लीशा को बताता है कि आपको इस सोर्ड को सदन डाचू रीजन के हेवनली कोर्ट तक पहुंचाना होगा। तो लीशा भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गए। वो कह रही थी कि मैं जल्द से जल्द हेवनली कोर्ट के लिए रवाना होता हूँ, लेकिन यूशिन को पता था कि लो कल्टीवेशन की वजह से इनका स्पीड ज्यादा तेज नहीं होगा। तो यूशिन उनसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए सबसे पहला मुझे आपकी कल्टीवेशन को स्पिरिट वॉइड रेल्म तक पहुंचाना होगा। स्पिरिट वॉइड रेल्म पर जाने के बाद आप बड़ी तेजी से हेवनली कोर्ट पहुंच जाओगे। जो सुनते ही लीशा सीधा नील डाउन करते हुए यूशिन का शुक्रिया अदा करने लगे। अगर वो खुद जिंदगी भर भी कोशिश करते तो भी इस लेवल पर पहुंच नहीं पाते, मगर आज यूशिन की हेल्प से पॉसिबल हो जाएगा। साथ ही वो यूशिन से वादा करते कि वो इस मिशन में बिल्कुल फेल नहीं होंगे। और अब कुछ ही दिनों में लीशा ने स्पिरिट वॉइड रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद वो यूशिन की ड्रैगन सोर्ड लेकर सदर्न डाचू रीजन की तरफ रवाना हो गए। रुआन कह रही थी कि बस अब कुछ ही दिनों में यूशिन यहाँ से चला जाएगा, पता नहीं उसके जाने के बाद मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। और उतने में ही वहाँ पर मैसेंजर डाउलिंग पहुँच जाता है। वो कहता है प्रिंसेस, शायद आज आप काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में हो, इसलिए तो इतनी रात गए चांद को ताक रही थी। रुआन तो डाउलिंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वो उसे गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ डिस्कस करना है तो मेरे फादर के साथ करना पड़ेगा। जिस पर डाउलिंग कहता है कि तुम्हारे फादर से मैंने ऑलरेडी बात की है और वो हमारी कंट्री की शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर वो हमें इस रीजन के एक पोर्शन का कंट्रोल दे देते तो मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन उन्होंने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए अब मजबूरी में मुझे प्रिंसेस को किडनैप करना होगा। तभी जाकर
तो तुम्हारे फादर हमारे दोनों राज्य के सामने अपने घुटने टेक देंगे। इधर प्रिंसेस रुआन डर के मारे पीछे हटने लगी। डार्लिंग उससे कह रहा था कि प्रिंसेस अब भागने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। इस realm में बस एक ही कल्टीवेटर है, ली शाओ, और वो भी मुझे रोक नहीं सकता। वहीं पर रुआन अपने कमरे में जाकर तुरंत ही ग्यूकिन को प्ले करने लगी। जो देख डार्लिंग कहता है, प्रिंसेस फिलहाल तो तुमने छुप जाना चाहिए था, लेकिन तुम इतनी अजीब हो कि यहाँ पर ग्यूकिन प्ले कर रही। और उतने में वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट होकर डार्लिंग काफी पीछे पटक गया। वहीं पर डार्लिंग खुद को संभालते हुए पूछ रहा था कि बताओ ये अटैक किसने किया। तो यूशिन तुरंत ही उसके सामने आकर उसे एक लात मारते हुए बताने लगा कि ये अटैक उसी ने किया है जो तुम्हें थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं पर डार्लिंग कहता है कि मैं लोन ड्रैगन गेट का यंग मास्टर हूँ, तो मुझे खत्म करना तुम्हारे लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को समन करते हुए सीधा यूशिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। उसने अपनी टाइगर प्रेशर टेक्निक का यूज करते हुए यूशिन पर अटैक कर दिया था, मगर यूशिन तुरंत ही वहाँ से गायब होकर सीधा उसके करीब आ जाता है। यूशिन ने उसे अपने हेवनली प्रेशर के नीचे सप्रेस करके बुरी तरह से घायल कर दिया और फिर यूशिन के सेकंड अटैक में डार्लिंग का काम तमाम हो गया। यहाँ पर यूशिन को उस बंदे के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो कहने लगा कि मैं इस बंदे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी और मेरी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क था और शायद इसी वजह से ये बंदा मेरी बस 2 ही मूव में मारा गया। अब अगली सीन में हमें लोन ड्रैगन गेट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर डार्लिंग के फादर को उसकी मौत की खबर मिल चुकी थी और इससे वो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि एक मामूली से मॉर्टल में इतनी हिम्मत क्यों मेरे बेटे की जान ले ले। जाओ अभी जाकर नानजाओ सिटी में तबाही मचा दो, वो सभी लोग मेरे बेटे के साथ जाने चाहिए। तो उसका बंदा तुरंत ही नानजाओ किंगडम में पहुँच गया। वो कह रहा था कि हमारे लोन ड्रैगन गेट के मास्टर को मारने का अंजाम तुम सभी को भुगतना होगा, मगर वो बंदा सिटी पर कोई अटैक कर पाए इससे पहले यूशिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उससे कह रहा था कि तुम कल्टीवेशन की काफी लो लेवल पर हो, मगर तुम्हारे तेवर किसी इमॉर्टल से कम नहीं। अगर तुम वाकई नानजाओ सिटी को डिस्ट्रॉय करने आए हो तो फिर ये मेरे होते हुए पॉसिबल नहीं। जिसके बाद यूशिन अपने एक ही पाम अटैक में उस बंदे को वहीं पर खत्म कर देता है। जब उसकी भी मौत की खबर उसके मास्टर को मिली, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि हमें नानजाओ सिटी को सबक सिखाना ही होगा। जाओ हमारे और पावरफुल लोगों को वहाँ पर भिजवा दो, जब तक वो लोग मारे नहीं जाएंगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तभी एक बंदी उसे बताती है कि नानजाओ सिटी के लोगों में जरा भी कल्टीवेशन का नॉलेज नहीं, उन्होंने हमारे लोगों को नहीं मारा, बल्कि मुझे शक है कि वहाँ पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर छुपा होगा और वही हमारे लोगों को 1 बाय 1 खत्म किए जा रहा। अगर हमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक कर दिया तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। सबसे पहला तो हमने उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, हमें उसकी पावर्स का अंदाजा लेना जरूरी है। अगर वो वाकई में कोई जीनियस है तो फिर हमें उसकी रिपोर्ट ब्लड स्पिरिट फैमिली को देनी पड़ेगी। तो उसकी बात पर हॉल मास्टर भी अग्री हो जाता है। वो कह रहा था ठीक है अभी मैटर तुम खुद हैंडल करोगी। तो अब यूशिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो बंदी रुआन के मेंशन के सामने पहुंच गई। वो चुपके से इन दोनों पर नजर रखे हुई थी और अब जैसे रुआन वहाँ से साइड में हट गई वो यूशिन को देख पाती है। उसका फेस देखते ही वो बंदी इतनी डर गई थी कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कह रही थी बाप रे ये तो सदर्न डाचू रीजन के हेवनली कोर्ट के मास्टर हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।